नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी पूरे जोरों पर है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले खेलों में भारतीय खिलाड़ी भी मेडल जीतने के लिए मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। भारत इस साल 215 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में भारत 26 गोल्ड सहित कुल 66 मेडल्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। भारत से आगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें थीं। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खेमे में पुरुष और महिला खिलाड़ियों की तादाद लगभग बराबर है। 215 भारतीय खिलाड़ियों में 108 पुरुष और 107 महिलाएं हैं। कॉमनवेल्थ में कुल 6,500 खिलाड़ी 280 अलग अलग मेडल इवेंट के लिए दावेदारी पेश करेंगे। कॉमनवेल्थ की तैयारियों पर देखिए संसद टीवी की ये खास पेशकश। कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल आयोजन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं। आमतौर पर इसे फ्रेंडली गेम्स के तौर पर भी देखा जाता है। इस आयोजन का मूल मंत्र मानवता, समानता और नियति है, जो लोगों को प्रेरित करती है। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल है क्या। दरअसल राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देशों का एक संगठन है जो अफ्रीका से लेकर एशिया और प्रशांत महासागर से लेकर कैरिबियाई देशों तक सारे महाद्वीपों में फैला हुआ है। ओलंपिक की तरह हर 4 साल में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा किया जाता है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। इसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने 6 खेलों की 59 प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया था। सन 1930 के बाद से हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका। अब 2022 में बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में भारतीय खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। खेल विशेषज्ञों को उम्मीद है कि थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय बैडमिंटन टीम इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने और युगल स्पर्धा में अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाने में सक्षम होगी, क्योंकि लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं महिलाओं में पीवी सिंधु महिला एकल में गोल्ड ला सकती हैं। अगर हम पीवी सिंधु की बात करें तो ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुकी हैं, विश्व चैंपियनशिप में चैंपियन रह चुकी हैं वो। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक एक ऐसा है जो उनकी जो बहुत बड़ी एक कैबिनेट जो उन्होंने घर पे बनाई होगी अपनी ट्रॉफियों की, उसमें उनको उसकी कमी खल रही होगी, तो वो ज़रूर यहाँ पर उसको पूरा करना चाहेंगी। साइना नेहवाल नहीं है जो पिछली बार की चैंपियन थी, तो उनके अनुपस्थिति में सारा दारोमदार महिला एकल में पीवी सिंधु पर होगा। लक्ष्य सेन की आपने बात की, तो लक्ष्य सेन ने पिछले 2-3 साल का जो उनका प्रदर्शन है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में उनके लिए चुनौती बहुत ही आसान होगी। विश्व चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, और यहाँ इसी बर्मिंघम के कोर्ट पर वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में फाइनल हार गए थे, तो वो एक कसक भी उनके मन में ज़रूर होगी जिसे वो पूरा करना चाहेंगे। और किदाम्बी श्रीकांत निश्चित तौर पर पिछले टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, एक गुमनाम से खिलाड़ी से हार गए थे, तो वो इस कमी को यहाँ ज़रूर पूरा करना चाहेंगे। और मुझे लगता है युगल में भी अगर हम सात्विक साईराज रांकीरेड्डी की बात करें और चिराग शेट्टी की जोड़ी की बात करें तो उनसे भी पदक की भारत को जरूर उम्मीद होगी। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में आत्मरक्षा और आक्रामकता के लिए किया जाता था। हालांकि आज के सभ्य समाज में पहलवान अपना जोर रेसलिंग अरीना में दिखाते हैं और ये स्पोर्ट काफ़ी लोकप्रिय है।
भारत में कुश्ती की परंपरा काफ़ी पुरानी है। इस परंपरा को आज के पहलवानों ने न केवल जिंदा रखा है, बल्कि पिछले कुछ सालों में विश्व स्तर पर कई बड़े मुकाबले भी जीते हैं। इसमें ओलंपिक पदक भी शामिल है। इस खेल में हरियाणा के गबरुओं का काफ़ी दबदबा रहा है। आइए देखते हैं कैसी है इनकी तैयारी। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीनियर भारतीय कुश्ती टीम के ट्रायल में हरियाणा के पहलवानों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी 6 पहलवान हरियाणा के हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल लिया गया। ओलंपिक के बाद रवि दहिया, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया की तिकड़ी अब राष्ट्रमंडल खेलों में अपना दम दिखाएगी। बेटे ही नहीं, बेटियां भी दंगल की दुनिया में भारत का दम दिखाने को बेताब हैं। भारतीय महिला पहलवानों में पूजा गहलोत 50 किलोग्राम, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम, अंशु मलिक 57 किलोग्राम, साक्षी मलिक 62 किलोग्राम, दिव्या काकरान 68 किलोग्राम और पूजा ढाड़ा 76 किलोग्राम देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं। एक महत्वपूर्ण स्पॉट इवेंट शूटिंग को इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में से हटा दिया गया है, क्योंकि शूटिंग ऑप्शनल खेलों में आता है। वेटलिफ्टिंग की बात करें तो मीराबाई चानू इस इवेंट को देश की ओर से लीड कर रही हैं और इसमें भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। देखिए, महिला रेसलिंग में जो 2 बड़े नाम है, विनेश फोगाट, याद होगा आपको टोक्यो ओलंपिक से पहले हर किसी की ज़ुबान पर विनेश का नाम था और उन्हें पदक की प्रबल उम्मीद माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो वो राष्ट्रमंडल खेलों में चुनौती आसान है। बड़े देशों के पहलवान इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए एक कमबैक ट्रेल के लिए ये आसान एक मंच होगा। यहाँ से वो वापसी कर सकती है, क्योंकि 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं। साक्षी मलिक की बात करें तो ओलंपिक कांस्य जीतने के बाद कुछ खास उनका प्रदर्शन रहा नहीं है। एशियाड ट्रायल्स में वो हार गई थी और बहुत अपने ही देश के पहलवानों से वो हार गई थी, तो उनके लिए भी ये वापसी का जरिया होगा। और फिर बजरंग पूनिया की अगर हम बात करें तो टोक्यो से पहले वो इंजरी का शिकार हो गए थे और थोड़ा उनकी दमखम पे असर पड़ा था। यहाँ पर अब वो पूरी तरह फिट होकर लौट रहे हैं। नज़रें उनकी भी पेरिस पर है और ये राष्ट्रमंडल खेल पेरिस के रास्ता बनाने के लिए पहला कदम उनके लिए होगा। और रवि दहिया की अगर हम बात करें, जिनको डार्क हॉर्स कहा गया था, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आए थे वो टोक्यो में, और वो इस कदर उम्दा पहलवान है कि उनके लिए तो यहाँ कोई चुनौती ही नहीं है। अगर जो कुश्ती को जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो एक हाथ और एक पैर से भी खेलेंगे तो वो यहाँ पदक जीत जाएंगे, तो उनके लिए चुनौती बहुत आसान है। एक समय था जब हॉकी का नाम सुनते ही दुनिया भर में लोग मेजर ध्यानचंद और धनराज पिल्ले जैसे ऐतिहासिक भारतीय खिलाड़ियों को याद करते थे। वो भारतीय हॉकी का गोल्डन पीरियड था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि भारतीय हॉकी गुमनामी के अंधेरे में जाने लगा। शुक्र है कि भारतीय हॉकी उस अंधेरे से अब निकल रहा है। टोक्यो ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब एक बार फिर मौका है हमें अपनी दावेदारी को मजबूत करने का। क्या भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के ब्रॉन्ज को गोल्ड में तब्दील कर पाएगी? आइए देखते हैं कि कैसी तैयारी है हॉकी टीम की। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 18 सदस्यीय मजबूत सीनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। इसमें कप्तान के तौर पर मनप्रीत सिंह की वापसी हुई है, जबकि ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। कॉमनवेल्थ में हॉकी हमेशा टफ रहती है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने आमतौर पर भारत की राह आसान नहीं होती है। वहीं जानकारों का मानना है कि हॉकी में भारत पोडियम फिनिश कर सकता है, लेकिन गोल्ड या सिल्वर हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मलेशिया जैसी टीम से भी फाइट करनी पड़ेगी और उससे भी कंपटीशन टफ रहता है। देखिए, हॉकी हमेशा से टफ रहती है। अगर आप कॉमनवेल्थ की बात करें, आपकी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर रहती है, इंग्लैंड यहाँ पर रहती है, साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली होगी, ये सब टीमें रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हॉकी में बहुत आसान होगा। आपको ऑस्ट्रेलिया से टक्कर लेनी होगी। हाँ, अगर आप मुझसे कहें कि हम हॉकी के पोडियम में रहेंगे,
मेंस एंड वीमेंस में मुझे उम्मीद है, इवन वीमेन में भी मुझे उम्मीद है कि हम पोडियम फिनिश करेंगे। लेकिन गोल्ड लेना या सिल्वर लेना ये आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। मलेशिया जैसी टीम्स है, मीन बहुत टफ कंपटीशन वहाँ पर रहता है। 1998 के बाद पहला ऐसा मौका है जब महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में शामिल किया गया है। 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि उप कप्तानी की जिम्मेदारी स्मृति मंधाना के कंधों पर होगी। इन दोनों के बल्लों से खूब रन निकले, यही टीम उम्मीद करेगी। 1998 कुआलालंपुर राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये पहली बार है जब क्रिकेट को भी खेलों की सूची में शामिल किया गया है। 2022 के इस सीजन में पदक के लिए महिला क्रिकेट के 8 देश भाग ले रहे हैं। 4-4 टीमों के कुल 2 ग्रुप बनाए गए हैं। भारत को ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ रखा गया है। टॉप की 2 टीमें ग्रुप स्टेज के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि उप कप्तानी की जिम्मेदारी स्मृति मंधाना के कंधों पर होगी। इन दोनों के पल्लों से खूब रन निकले, यही टीम उम्मीद करेगी। दूसरी ओर शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा जैसी अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को काफी मजबूत बनाती है। टीम की कोशिश और एकमात्र लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहली बार क्रिकेट का गोल्ड जीतकर इतिहास रचने का होगा। क्रिकेट में महिला क्रिकेट तो पहली बार खेला जा रहा है और काफ़ी उत्साहित हैं खिलाड़ी सारे। भारतीय टीम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है और पहले ही मैच में सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है, तो वो कहते हैं ना कि हार्ड टेस्ट अगर पहले ही हो जाता है तो आगे की राह आसान हो जाती है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट के मैदान पर अच्छी खबर भारत को मिलेगी और जो भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसके टिकट तो काफ़ी बिक चुके हैं, क्योंकि बर्मिंघम में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उम्मीद है कि दर्शक भी मिलेंगे और पदक भी मिलेगा। इतिहास के झरोखों में देखें तो टेबल टेनिस खेल की शुरुआत सबसे पहले 12वीं शताब्दी में फ्रांस से मानी जाती है। उस समय इसे पिंग पोंग भी कहा जाता था। आज टेबल टेनिस को दुनिया के कुल 71 देशों में खेला जाता है। इस खेल का एशियाई देशों में अधिक दबदबा है। टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा और शरद कमल जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले कॉमनवेल्थ खेलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। हमने इन खिलाड़ियों की तैयारियों का भी जायजा लिया। टेबल टेनिस में स्टार खिलाड़ी मोनिका बत्रा से भी भारत को काफी उम्मीदें हैं। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में मोनिका बत्रा ने महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था और वो ऐसा करने वाली देश की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। भारतीय महिला टीम ने भी इन खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वहीं पुरुषों में शरद कमल भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। शरद लंबे समय से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं आई है। जानकारों का मानना है कि शरद कमल से इस बार भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। टेबल टेनिस में भी शरद कमल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं लगातार। खैर वेटरन हो गए हैं, आज वो जवान नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है। और उसके बाद मोनिका बत्रा से हमेशा उम्मीद रहती है। यहाँ पर जब चाइनीज़ नहीं है, यहाँ पर जबकि सब ये कोरियंस ये नहीं है जो कि टेबल टेनिस के पावर हाउसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक आधा अच्छा मेडल आपको टेबल टेनिस में भी मिल सकता है, चाहे वो शरद कमल से हो या मेंस में हो या विमेंस में हो, खासकर मोनिका बत्रा से। बॉक्सिंग या मुक्केबाजी आज कई स्तरों पर खेला जाता है। कई देशों में तो बॉक्सर्स की फैन फॉलोइंग देखने लायक होती है, लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों में आज भी ज़्यादातर पारंपरिक बॉक्सिंग के ही इवेंट्स होते हैं। हालांकि भारत 1920 से बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होता आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में महिला बॉक्सर्स की एंट्री ने तो इंडियन बॉक्सिंग का इतिहास ही बदल कर रख दिया है। इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने लायक होगा ही भारतीय मुक्केबाज किसे नॉकआउट करते हैं। बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन बनी निखत जरीन की देश के लिए और पदक जीतने की भूख बरकरार है। उन्हें उम्मीद है कि 28 जुलाई से शुरू हो रहे बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजी दल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। वहीं शिवा थापा और अमित पंघाल की जोड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। गोल्ड कोस्ट में 2018 भारतीय मुक्केबाजी के लिए अब तक का सबसे अच्छा राष्ट्रमंडल खेल रहा है। भारत ने मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण,
3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। इन खेलों में दिग्गज मैरी कॉम चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। देखिए, बॉक्सिंग में निखत जरीन बिल्कुल अभी विश्व चैंपियनशिप में ताज़ा उन्होंने पदक जीता है, चैंपियन रही हैं, तो उनका नाम सबकी ज़बान पर है। लेकिन हम लवलीना बोरगोहेन को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने टोक्यो में पदक दिलाया है। और पुरुषों में हम बात करें तो अमित पंघाल उतर रहे हैं मुक्केबाजी में। तो बॉक्सिंग रिंग में भारत को अच्छे पदक मिलने चाहिए। 28 जुलाई से शुरू हो रहे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम लिस्ट में कुल 19 खेल शामिल किए गए हैं। इनमें एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बाउल्स, बॉक्सिंग, महिला क्रिकेट, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, हॉकी, नेटबॉल, रग्बी, सेवेंस, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, भारोत्तोलन और कुश्ती शामिल है। सन 2000 के दशक के बाद से भारत लगातार पद तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा है और राष्ट्रमंडल खेलों में एक बड़ी ताकत है। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 में भारतीय एथलीट अपने शानदार सफर को जारी रखना चाहेंगे। गौरतलब है कि सन 2010 कॉमनवेल्थ गेम से भारत लगातार हर आयोजन में 200 से अधिक एथलीट के साथ भाग लेता रहा है। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में साल 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान रहा है। इसमें भारत ने कुल 101 मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। इसमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक कुल 17 बार हिस्सा ले चुका है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस इवेंट में भारत 4 संस्करण 1930, 1950, 1962 और 1986 को छोड़कर सभी में शामिल रहा है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक कुल 503 पदक जीते हैं, जिनमें 181 स्वर्ण, 173 रजत और 149 कांस्य पदक शामिल हैं। ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खेल इवेंट है। 2010 ने आपकी तस्वीर बदल दी। भारत ना केवल वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा आया, नॉट इवन इन कॉमनवेल्थ, हम एशियन लेवल पर भी अच्छा कर रहे हैं, हम ओलंपिक लेवल पर भी अच्छा कर रहे हैं। उसका रीज़न था कि हमने 2004 से 2006 में यहाँ से पूरा एम्फेसिस लगाया हुआ था। हमने खूब सा पैसा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, जो हमारे वेन्यूज़ हैं, उन पर इतना अच्छा काम किया गया कि हमारे एथलीट्स को एक उड़ान लेने की जगह मिली। आज मुझे लगता है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट खेलो इंडिया, ये सब कुछ जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सब उसी का रिजल्ट है कि जो हमने लगातार इस पर एम्फेसिस दिया, इस पर लगातार हमने काम किया है, उसको जारी रखा है, उसको बढ़ाया भी गया है। तो आज मुझे लगता है एथलीट्स भी अच्छा कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा इज़ जस्ट वन एग्जांपल। नीरज चोपड़ा तो मुझे लगता है जहाँ भी जाएंगे आप गोल्ड मेडल से नीचे नहीं की आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन नीरज चोपड़ा के साथ बाकी प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ेगा। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देशों के बीच सौहार्द और भाईचारा स्थापित करने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। 1930 से 1950 तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। 1954 से 1966 तक ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना गया। फिर 1974 में ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल कहा गया। 1978 में कनाडा के एडमिंटन में आयोजित हुए खेल कॉमनवेल्थ के नाम से प्रारंभ हुए। इस तरह चौथी बार इसके नाम में परिवर्तन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी। तब से ये हर साल फल फूल रहा है। इसमें न केवल देश भर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, बल्कि ग्रामीण और पारंपरिक खेलों को भी मंच मिल रहा है। इस बार हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की। 4 से 13 जून तक चली इस खेल प्रतियोगिता में पहली बार 4 नए देसी खेलों को शामिल किया गया, जिनमें गतका, थांगता, कलरीपायटू और मलखंब शामिल हैं। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया में इनकी प्रस्तुति दी गई थी।
केंद्र की मंजूरी के बाद इस बार इन्हें शामिल किया गया। पिछले कई सालों से भारत में खेल संस्कृति का विकास हुआ है। खेलो इंडिया इसी संस्कृति का हिस्सा है। स्थानीय और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। शहरी और ग्रामीण खेलों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। गेम्स में करियर बनाने से लोग स्ट्रगल की वजह से पीछे हटने लगते हैं। हालांकि अब तो डिजिटल मीडिया के जरिए कई अपॉर्चुनिटीज सभी को आसानी से पता चल जाती है, पर हर लेवल पर गेम्स के हेल्थ बेनिफिट्स और करियर बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिससे एक स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट किया जा सके और जिससे सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स तक ही सीमित ना रह के बल्कि लोगों की बेसिक लाइफ का भी इसको हिस्सा बनाया जा सके। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जहाँ एम्प्लॉयज़ की लाइफ काफ़ी हद तक लैपटॉप्स और गैजेट्स के बीच में सिमट कर रह जाती है, उन लोगों को भी ऐसी एक्टिविटीज़ रेगुलरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि इसका उनकी हेल्थ पर सीधा असर होता है। जितना वो हेल्दी होंगे उतना ही प्रोडक्टिव भी रहेंगे। साल 2018 में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की गई थी, जबकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय से लड़कियों को भी फायदा होगा जो खेल में अपना करियर बनाना चाहती हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के द्वारा स्पोर्ट्स को पढ़ाई से जोड़ दिया गया है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवा पर निर्भर करता है। युवा अपना बेस्ट दे, इसलिए ज़रूरी है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। आजकल मॉडर्न टाइम्स में मानसिक रूप से तो यूथ बहुत उन्नत हो गया, लेकिन इसका उसे प्राइस भी पे करना पड़ा। ड्रग एडिक्ट हो गया, रात को पब में जाकर ड्रिंक की आदत लग गई और गेमिंग में भी फंस गया। इससे उसकी हेल्थ खराब होने लगी। इसको दूर करने के लिए मोदी जी ने 2018 में खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत करी, जिसमें अंडर 17 स्कूल बॉयज़ और अंडर 21 कॉलेज बॉयज़ के लिए बहुत सारे गेम्स स्पोर्ट्स के कंपटीशन होने लगे और इसका हमें नतीजा भी देखने को मिला। ओलंपिक्स में हमारा खाता खुल गया और हमें मेडल्स मिले। अभी रिसेंटली मोदी जी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है। इससे उन लड़कियों को भी बहुत फायदा होगा जो खेल में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय करीब 2.5 साल में बनकर तैयार होगा। ये विश्वविद्यालय साल 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक बनकर तैयार हो सकता है। खेल विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। कुल मिलाकर 1080 प्लेयर्स को हर साल प्रवेश मिल सकता है। उम्मीद है कि ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, जहां युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और खेल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी।